जय नारायण जी वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। आज जो मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में अपन ने पहले चर्चा करी, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में, वो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी या इंटर रिलेशन, पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। देखिए, मैं इसका नाम लिख देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी ऑफ इंटर रिलेशन। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी एक इकाई है। यद्यपि पृथ्वी के जो विभिन्न प्रदेश हैं या भाग हैं, उनमें बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके बावजूद पृथ्वी के ऊपर चाहे भौतिक तथ्यों, चाहे जैविक तथ्यों, सभी तथ्यों में परस्पर अंतर संबंध पाया जाता है या परस्पर एकता पाई जाती है। कोई भी तथ्य स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक भौगोलिक या पर्यावरणीय या पार्थिव तथ्य का दूसरे तथ्यों से अंतर संबंध है या इंटर रिलेशन है। किसी भी तथ्य का अस्तित्व बिना दूसरे तथ्यों के संभव नहीं। जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है मानव भूगोल का, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत का जिन मानव भूगोलवेताओं ने विकास किया, उनमें प्रमुख जो ह्यूमन ज्योग्राफर्स हैं, उनमें रेडजेल, दूसरा हमबोल्ट, आप लोगों को पता होगा ये दोनों जर्मन ज्योग्राफर हैं और इन्होंने जो है मानव और वातावरण के संबंधों की या मानव भूगोल की जो प्रमुख जो दृष्टिकोण या विचारधारा है, डिटरमिनिज्म या एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद या निश्चयवाद, इस विचारधारा का इन्होंने विकास किया था और इसको जर्मनी विचारधारा के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि रेडजेल का मानव भूगोल के विकास में इतना अधिक योगदान है कि इनको आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। इन दो जर्मन भूगोलवेताओं के अलावा जो पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है, उनमें जो है फ्रांसीसी जो भूगोलवेता हैं, उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो योगदान देने वाले जो प्रमुख जो भूगोलवेता हैं, उनमें दो नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वो हैं एक विडाल डी ला ब्लास और दूसरा जिन्होंने ज्योग्राफी नस्ल लिखी थी, आप लोगों को पता होगा। और फोर्थ है जीन ब्रून। ये दोनों जो मानव भूगोलवेता हैं, ये फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं और इन्होंने जो है
पॉसिबिलिज्म जो अप्रोच है, संभववाद की जो विचारधारा है, उसका विकास किया था और विडाल डे लाप्लास को संभववाद की विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो मानव भूगोल का जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी या इंटररिलेशन का, इसके विकास में 2 जर्मन भूगोलवेताओं का और 2 फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का योगदान सर्वाधिक है। देखिए, जो वातावरण के जो तथ्य हैं या वातावरण है, वातावरण को अपन 2 भागों के अंदर बांटते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा कल्चरल एनवायरनमेंट, मतलब सांस्कृतिक वातावरण और भौतिक वातावरण। तो जो पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार के तथ्य पाए जाते हैं, भौतिक तथ्य और अभौतिक या जैविक तथ्य। ये तथ्य एक दूसरे से किस प्रकार इंटर रिलेटेड है, किस प्रकार अंतर संबंधित है, इसको अपन कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अपन सबसे पहले मान लो मृदा की बात करते हैं, सॉइल। सॉइल हालांकि जो एक जेनी नाम के भूगोलवेता थे, उन्होंने 1941 के अंदर एक मृदा की उत्पत्ति की प्रक्रिया या मृदा की उत्पत्ति में जिन कारकों का योगदान होता है, उनको एक समीकरण के द्वारा समझाया था और वो समीकरण इस प्रकार है, सॉइल FCO R P और P। इसका मतलब ये S मीन्स सॉइल, F मीन्स इसका रिजल्ट इज फंक्शन ऑफ किसका रिजल्ट, पहला Cl मतलब क्लाइमेट जलवायु और O का मतलब ऑर्गेनिक मैटर, R का मतलब रिलीफ उच्चावच, P का मतलब पेरेंटल रॉक मूल चट्टान और T मीन्स टाइम। देखिए, जो आपके सामने या पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो मृदा पाई जाती है, उसकी उत्पत्ति अपने आप नहीं होती है, बल्कि कई प्राकृतिक कारकों का इसमें योगदान पाया जाता है। किस किस का योगदान पाया जाता है मृदा की उत्पत्ति में? जलवायु का, कि जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार की मृदा होगी। दूसरा ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा किसी क्षेत्र विशेष में कितनी पाई जाती है, कैसी पाई जाती है या नहीं, उसका प्रभाव मृदा के प्रकार, उसकी क्वालिटी या उसके केमिकल स्ट्रक्चर होता है उस पर होती है। रिलीफ उच्चावच, कि जो पृथ्वी का भाग है या भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर उच्चावच कैसा है, वहां पर स्लोप कैसा है, वहां की भू आकृतियां टोपोग्राफी कैसी है, इसका भी प्रभाव मृदा की उत्पत्ति पर पड़ता है। टी पेरेंटल जो रॉक्स है, मूल जो पदार्थ है, उनका प्रभाव भी मृदा की उत्पत्ति पर पड़ता है, कि वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है या इग्नियस रॉक है, उसका प्रभाव भी मृदा की उत्पत्ति पर पड़ता है। और जो लास्ट जो इसको अफेक्टिंग फैक्टर है मृदा की उत्पत्ति का, वो है टाइम। आप लोगों को पता है कि 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत बनने में जो है हजारों वर्ष का समय लगता है।
तो जितने टाइम ज़्यादा होगा उतने ही वो मृदा अलग प्रकार की होगी, प्राचीन मृदा होगी, और जो जिसका बने हुए कम समय हुआ है वो नवीन मृदा होगी। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे तत्व है, सॉइल, जलवायु, कार्बनिक पदार्थ जैसे जीव जंतु, वहाँ के पेड़ पौधे, मनुष्य स्वयं, उच्चावच, मूल चट्टान और समय, इन सब तथ्यों का जो है रिजल्ट सॉइल है। और अपन सामान्यतः अपन कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि ये सारे के सारे तत्व एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, पारस्परिक अंतर संबंधित है। देखिए, जिस प्रकार मृदा की उत्पत्ति विभिन्न कारकों का योग है, उसी प्रकार जो है अपन बात करते हैं जलवायु। जलवायु किस प्रकार की होगी? किसी भी क्षेत्र के अंदर ये किसी भाग में जो जलवायु पाई जाती है उसके पीछे बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे कारक अंतर संबंधित है, या बहुत सारे कारकों में परस्पर एकता पाई जाती है, तब किसी भी क्षेत्र का जलवायु प्रदेश या जलवायु का प्रकार निर्धारित होता है। किन कारकों का जलवायु के ऊपर प्रभाव पड़ता है? देखिए, या कौन कौन से कारक परस्पर अंतर संबंधित होके या एक रूप होके जलवायु का निर्माण करते हैं। देखिए, अगर कहीं की जलवायु है तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ेगा जलवायु के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा इंसोलेशन का, सूर्य ताप का। सूर्य ताप का कैसे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ग्लोब है या पृथ्वी है, यहाँ पर मान लो सूर्य है, ये सोलर रेडिएशन है, जहां पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर जलवायु अलग प्रकार की होगी। जहां पर जो है तिरछी पड़ती है वहां पर अलग प्रकार की जलवायु होगी, और जहां पर बहुत ज्यादा किरणों का तिरछापन होता है वहां पर जलवायु बिल्कुल अलग प्रकार की होगी। जैसे अपन ग्लोब के ऊपर समझ सकते हैं कि आप लोगों को पता है ग्लोब के ऊपर इक्वेटोरियल एरिया है, यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है। इस कारण क्या होता है, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य का तापमान ज्यादा होता है और यहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा जो प्रदेश है, यहाँ पर इसकी बजाय जो ट्रॉपिकल जोन है, इसकी बजाय यहाँ पर सूर्य का किरणों का तिरछापन थोड़ा बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ पर जलवायु पाई जाती है और टेम्परेट टाइप की पाई जाती है, और मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और देखिए आप, पोलर एरिया, चाहे वो नॉर्थ पोलर एरिया हो चाहे साउथ पोलर एरिया हो, यहाँ पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात भी होती है। और आप लोगों को पता है यहाँ पर जो है फ्रीज जोन पाया जाता है। फ्रीज जोन का मतलब शीत कटिबंध, और यहाँ का जो ज्यादातर एरिया है वो आइसोटेक हिमाच्छादित पाया जाता है। तो जलवायु किससे प्रभावित हुई? सूर्य ताप से। सूर्य ताप के अलावा भी जलवायु प्रभावित होती है। जैसे किन किन कारकों से होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो कहीं पर वेजिटेशन कवर है, वनस्पति का आवरण ज्यादा पाया जाता है, वहां की जलवायु क्या होगी? वहां की जलवायु जो है, जलवायु का तापमान कम होगा और वो जो है आर्द्र टाइप की जलवायु पाई जाएगी, उसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी। जहां पर वेजिटेशन कवर नहीं पाया जाता है वहां की जलवायु का तापमान अधिक होगा और साथ में वो जलवायु शुष्क होगी। इसी प्रकार जो है समुद्र तल से दूरी, अगर समुद्र तल से जिस जलवायु की प्रदेश की अधिक दूरी होगी वहां पर जो है या तो बहुत अधिक तापमान पाया जाएगा या बहुत कम तापमान पाया जाएगा। लेकिन जो कोस्टल एरिया
या समुद्र तट के आसपास का एरिया है, वहां पर आप लोगों को पता है कि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। इस वजह से समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो प्रदेश स्थित है वहां पर हमेशा जो जलवायु पाई जाती है वो सम जलवायु पाई जाती है, जहां पर न तो अधिक तापमान होता है और न अधिक ठंड होती है। इस प्रकार समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, ऊंचाई का आप लोगों को पता है कि जैसे मान लो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे अपन ऊंचाई की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, माइनस में होता है, मतलब घटता है। और आपको इसको क्या कहते हैं, अपन सामान्य तापमान दर। जो क्षेत्र पृथ्वी के धरातल या समुद्र तट से जितना अधिक ऊंचा होगा वो क्षेत्र उतना ही अधिक ठंडा होगा। जिसे आप लोगों को पता है कि हिमालय पर्वत के ऊपर बर्फ जमी हुई है, लेकिन हिमालय पर्वत को शीत कटिबंध या ध्रुवीय प्रदेशों में स्थित नहीं है। उसके बावजूद जो हिमालय पर्वतों में बर्फ जमी रहती है वो किसका प्रभाव है, किसका परिणाम है, ऊंचाई का। क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई इतनी अधिक है कि अधिक ऊंचाई के कारण हिमालय पर्वत का जो ऊपरी भाग है यहाँ पर ये हमेशा आइस कोटेड रहता है, या हमेशा इस पर बर्फ जमी हुई रहती है। जिस प्रकार मृदा कई कारकों का योग है, उसी प्रकार जलवायु भी कई कारकों का योग है। देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की, फसल प्रारूप की। फसल प्रारूप जो है, अपन जो खेती करते हैं या विश्व में किसी भी क्षेत्र के या किसी भी प्रदेश में, कृषि प्रदेश में जो खेती की जाती है वहां पर फसलों का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार की फसलों को वहां पर उगाया जाएगा, ये निर्धारण सिर्फ जो है किसान अपने जो है अपने ऊपर या खुद डिसाइड नहीं कर पाता, बल्कि वो किस आधार पर डिसाइड कर पाता है कि वहां पर जो सर्कमस्टेंसेस या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे पाए जाते हैं, इसके आधार पर वो निर्धारित करता है। देखिए जिसे पृथ्वी का ग्लोब है, पृथ्वी है, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो विषुवत रेखीय प्रदेश है इसके चार दोनों तरफ जो भाग है, इस कंप्लीट भाग को अपन क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन का मतलब है कि यहाँ पर जो है जो क्लाइमेट है, यहाँ पर हाई रेन होती है, उच्च वर्षा होती है और हाई यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। मतलब ये प्रदेश उष्ण आर्द्र, कौन सा प्रदेश दोस्तों, ये उष्ण आर्द्र प्रदेश है। उष्ण आर्द्र प्रदेश का आप लोगों को पता होगा कि यहाँ इस क्षेत्र में देखिए, आप इस क्षेत्र के अंदर देखोगे किस प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। वो फसलें यहाँ पर पैदा की जाती है जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो गन्ना है या कॉफी है, कवा है, केले हैं, रबड़ है, इनका उत्पादन जो है ट्रॉपिकल जोन में किया जाता है। यहाँ पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर जो है सेब का उत्पादन हो रहा है या यहाँ पर जो है अनार का उत्पादन हो रहा है। मतलब जो लीची वगैरह जो भी हैं फसलें हैं, बादाम वगैरह, तो ये सारी की सारी के लिए क्या चाहिए, इनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो है गन्ना है या रबड़ है, इनके लिए अधिक तापमान की, अधिक वर्षा की जरूरत होती है, तो इस क्षेत्र के अंदर इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। टेम्परेट जोन का आपको पता है कि यहाँ पर जो है न तो अधिक तापमान होता है और न अधिक वर्षा होती है। इस कारण इस भाग के अंदर क्या होता है, उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनको कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम वर्षा की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं की फसल है तो या जौ की फसल है, ये जो है टेम्परेट जोन के अंदर पैदा की जाने वाली फसलें। देखिए जो फ्री जोन है ये शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध में आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ पर जो है रबड़ की खेती की जाती है या गन्ना की खेती की जाती है या केले की खेती की जाती है या चाय कॉफी की खेती की जाती है। यहाँ पर इतनी विषम जलवायु पाई जाती है, बहुत टेम्परेचर बहुत लो होता है और साथ के अंदर रेनफॉल का अभाव होता है, वर्षा का अभाव होता है, और उस कारण जो है यहाँ पर न के बराबर खेती की जाती है। और यहाँ पर मुख्यतः जो है फसलों का उगना
ही अंकुरित होना ही बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये क्षेत्र कृषि विहीन या कृषि क्रिया यहाँ पर नहीं के बराबर होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कृषि का जो प्रारूप है, क्रॉपिंग पैटर्न, ये क्रॉपिंग पैटर्न बहुत सारे भौगोलिक कारकों पर आधारित है, या बहुत सारे भौगोलिक कारक मिलकर कृषि का प्रारूप या क्रॉपिंग पैटर्न निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अगर अपन और उदाहरण देखें इसके अंदर, तो देखिए मानव खुद, मनुष्य। अब देखिए आप लोग कि मनुष्य जो है, मनुष्य के उसका शारीरिक गठन है, उसका स्किन का जो कलर है और उसके जो क्रियाकलाप है कि वो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व है, सेकेंडरी क्रियाओं में है, क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या टर्सरी जो एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व है। तो किस प्रकार का मनुष्य का शारीरिक गठन होगा, उसके क्रियाकलाप कैसे होंगे, कौन से व्यवसाय में वो इन्वॉल्व होगा, इसके अलावा उसका रहन सहन कैसा होगा, उसका खान पान कैसा होगा और उसका जो है वेशभूषा कैसी होगी, ये सारा का सारा मनुष्य खुद डिसाइड नहीं करता मतलब स्वतंत्र रूप से, बल्कि वो क्या होता है, बहुत सारे कारकों का एक योग होता है और उस योग के या सामूहिक प्रभाव के आधार पर जो है मनुष्य के क्रियाकलाप, उसका रहन सहन आदि निर्धारित होते हैं। देखिए अगर अपन ग्लोब में या पृथ्वी के ऊपर इसकी अपन बात करें, यहाँ जो टेम्परेट जो ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन में देखिए यहाँ पर तापमान ऊंचा होता है। तापमान ऊंचा होने के कारण यहाँ पर देखिए सूती कपड़े का यहाँ पर प्रयोग, कॉटन के कपड़ों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस अगर वेशभूषा की बात करें तो, अगर अपन खान पान की बात करें तो यहाँ पर जो खान पान है वो जो है नॉन वेज, मीट वगैरह ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात जो है यहाँ पर केला वगैरह प्रमुख फ्रूट्स में आते हैं। और देखिए आप शीतोष्ण कटिबंध की बात करें तो यहाँ पर जो है क्या होता है, पशुपालन व्यापारिक लेवल पर जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। और व्यापारिक पशुपालन के कारण जो है यहाँ पर जो है पालतू जानवरों का जो है मीट वगैरह खाने में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जो मुख्य जो खाद्य जो फसलें हैं उनमें जो है गेहूं और जौ वगैरह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखिए फ्रीज जोन है, इसके अंदर शीत कटिबंध में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर खाद्यान्नों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बल्कि यहाँ पर क्योंकि कृषि क्रियाएं होती ही नहीं है, इस वजह से यहाँ का मुख्य जो खान पान है वो क्या है, सील मछली है। और इसके अलावा और कौन, पहले बात है यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका खान पान जो है मुख्यतः फिश है, मछली है। और इसके अलावा यहाँ का जो पहनावा है वो कॉटन या लिनेन वगैरह के कपड़े नोकर यहाँ पर जो है स्किन के या चमड़े के वस्त्रों को पहना जाता है, चमड़े के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत ठंड पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर ये संभव नहीं बिना चमड़े के कपड़ों के रहना। इसी प्रकार एक्टिविटीज देखिए, यहाँ की जो एक्टिविटीज है, आज भी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पर जो है वनों पर और कृषि पर आधारित है। कहाँ पर? जो है उष्ण कटिबंध में, क्योंकि यहाँ पर जो है आज भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है प्रॉपर और कृषि का विकास भी अधिक नहीं हो पाया। जबकि शीतोष्ण कटिबंध के अंदर ज्यादातर लोग जो है व्यापार में और जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, या फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में मुख्यतः जो है मनुष्य लगा हुआ है या मुख्य यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं पाई जाती है। अब चतुर्थक व्यवसाय ये जो पोलर एरियाज है यहाँ पर जो देखिए आप लोग ज्यादा विकास नहीं हुआ है, बहुत अधिक जो है यहाँ पर ठंड पड़ती है, इस वजह से जो है यहाँ पर भी विकास नहीं हो पाया। और विकास नहीं होने के कारण आज भी जो है प्राथमिक क्रियाओं में जो है शिकार, मछली के शिकार वगैरह में ही यहाँ के जो लोग हैं सुडल ट्राइब्स, एस्किमोज बहुत अच्छा उदाहरण है, तो वो लोग इन्हीं क्रियाओं में इन्वॉल्व है। इस प्रकार आप देखिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध के जो भाग है ये मोस्टली डेंसर है। यहाँ पर जो है दोनों भागों के अंदर
जो है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि विषुवतरेखीय प्रदेश में, विशेष तौर पर विषुवतरेखीय प्रदेश में अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता के कारण जो है मनुष्य यहाँ पर बहुत कम रहता है या यहाँ पर निम्न घनत्व पाया जाता है। लेकिन जैसे विषुवतरेखा से ऊपर की तरफ चलते हैं, कंटिन्यूसली जो है डेंसिटी बढ़ती है और उसके बाद में फिर वापस डिक्रीज होती है डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर जो है विषम जलवायु दशाएं पाई जाती है और यहाँ पर जो है यहाँ का विकास नहीं हो पाया, इसलिए लोग बहुत कम रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन पशुओं की बात कर सकते हैं कि देखिए उष्ण जो कटिबंध है, उष्ण कटिबंध में अलग प्रकार के पशु पाए जाते हैं। यहाँ पर जिराफ वगैरह पाए जाते हैं, चीता वगैरह पाए जाते हैं, जबकि ऊपर वाले एरिया के अंदर दूसरे प्रकार के पशु पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है आप लोगों को पता है रीछ वगैरह, सील मछली वगैरह ये पाए जाते हैं। तो देखिए आप लोग किस किस प्रकार के इनके को प्रभावित करता है। ये जो भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व हैं ये परस्पर एक दूसरे से बहुत प्रभावित है, बहुत एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बहुत एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने के कारण किसी भी भौगोलिक तथ्य का या सांस्कृतिक तथ्य का अपना अस्तित्व नहीं है, बल्कि सभी तथ्य परस्पर अंतर्निर्भरता के कारण एक तथ्य में परिवर्तन होते हैं, दूसरे तथ्य में परिवर्तन होता है। या अपन यूं कह सकते हैं कि सारे के सारे, चाहे वो भौतिक तथ्य हो, चाहे वो जैविक तथ्य हो, बायोटिक अबायोटिक कोई भी तथ्य हो पृथ्वी का, वो सारे के सारे परस्पर एक दूसरे से इतने अंतर संबंधित है कि उनमें इतनी अधिक एकता पाई जाती है, जिसके कारण जो है पार्थिव एकता के सिद्धांत को जो है मानव भूगोल के अध्ययन या मानव भूगोल के अध्ययन के नियमों में महत्वपूर्ण स्थान मिल पाया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पार्थिव एकता का सिद्धांत अगर अपन दो लाइन में इसको अपन कहें तो पृथ्वी एक भौगोलिक इकाई है, उसमें पूर्णतः एकता पाई जाती है। यहाँ पर जितने भी तथ्य पाए जाते हैं उनका स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो अस्तित्व नहीं पाया जाता है, बल्कि सारे के सारे भौगोलिक और अभौगोलिक या अपन जैविक और अजैविक तथ्य कह सकते हैं, उन सब में परस्पर अंतर्निर्भरता पाई जाती है, परस्पर जो है एकता पाई जाती है। इसे ही मानव भूगोल में पार्थिव एकता का सिद्धांत कहते हैं। थैंक यू सो मच।